साल में एक सेक्शन की कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? और एक साल में एक सेक्शन तकरीबन 34,643 ग्लासेस और दूसरा सेक्शन 45,655 ग्लासेस प्रोड्यूस करता है। तो आपकी फैक्ट्री की टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है? ग्लासेस की टोटल प्रोडक्शन मालूम करने के लिए हम कौन सा नंबर ऑपरेशन यूज करेंगे? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज एडिशन। इतनी बड़ी ग्लास फैक्ट्री में जरूर कुछ ग्लासेस टूटते और डैमेज भी हो जाते होंगे। मुझे याद है कि पिछले साल 45,321 ग्लासेस प्रोड्यूस हुए थे और उनमें से 5,304 ग्लासेस डैमेज हो गए थे। ओह, तो आपकी फैक्ट्री में से कितने ग्लासेस मार्केट में सप्लाई किए गए? मार्केट में सप्लाई किए जाने वाले ग्लासेस की तादाद मालूम करने के लिए हम कौन सा नंबर ऑपरेशन यूज करेंगे? द राइट आंसर इज सब्ट्रैक्शन। हम ग्लासेस को सप्लाई करने से पहले इन्हें अच्छी तरह कार्टन्स में पैक करते हैं। तो आपको एक साल में कितने कार्टन्स की जरूरत होती है? अगर टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस प्रोड्यूस्ड 16,220 हैं और हम एक कार्टन में 20 ग्लासेस पैक करते हैं, तो इस हिसाब से हमें कितने कार्टन्स चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स मालूम करने के लिए हम कौन सा नंबर ऑपरेशन यूज करेंगे? द राइट आंसर इज डिवीजन। आप लोगों को पता है कि हमारी फैक्ट्री से ग्लासेस हैदराबाद, सक्खर, जामशोरो और रहीम यार खान जाते हैं। इस ट्रक में 2,760 कार्टन्स लोड हो गए हैं। हर कार्टन में 20 ग्लासेस पैक्ड हैं। ओह वाओ! सारा, बताओ तो कितने ग्लासेस जा रहे हैं इस ट्रक में? ट्रक में लोडेड टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस मालूम करने के लिए हम कौन सा नंबर ऑपरेशन यूज करेंगे? गुड। द राइट आंसर इज मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू आंटी, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि हमारा असाइनमेंट परफेक्ट हो। आप सब भी हमारे साथ सॉल्व करें। Now solve these mixed operation questions. (324 minus 152 plus 182 is equals to 354. 992 divided by 16 multiplied by 4 is equals to 248. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो हमारे चार बेसिक ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अली वांट्स टू डिवाइड 144 कैंडीज बिटवीन 24 चिल्ड्रन इक्वली। हाउ मेनी कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट? इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि अली 144 कैंडीज को 24 बच्चों के दरमियान में इक्वली यानी बराबर तकसीम करना चाहता है। तो हमने देखना है कि हर बच्चे के पास कितनी कैंडीज आएंगी। तो जब भी हम किसी चीज को बराबर तकसीम करते हैं यानी हर हिस्से में बराबर कैंडीज आनी चाहिए, तो हमने क्या करना है? 144 को तकसीम करना है 24 पे।
तो इसको तकसीम किस तरह से करेंगे? ये बड़े नंबर्स हैं, 24 के टेबल को काउंट करना मुश्किल है, तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 144 डिवाइडेड बाय 24 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने का फायदा ये है कि अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 24 और 144 पे किसी सेम नंबर से हम टेबल लेके जाएंगे। जैसे 4 6 और 24 होता है, और 144 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 आर 12, 2 4 के साथ आएगा तो 4 6 आर 24। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 36 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाय 6। अब 36 जब 6 से डिवाइड होता है तो क्या आता है? 6 1 आर 6 और 6 6 आर 36। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर, जो कि 6 के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 6। इसका मतलब है कि हर बच्चे के पास आ जाएंगी 6 कैंडीज। तो नीचे हम लिखेंगे each child will get 6 कैंडीज। अगर 144 कैंडीज हों और 24 बच्चे हों तो हर बच्चे के पास 6 कैंडीज जाएंगी। तो इस तरह से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कार्स एंड 1 बाइक इज 1,649,330. If the sum of prices of 1 car and bike is 900,700 rupees, then find the price of other car. इस प्रॉब्लम को हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं। यानी हमारे पास 3 चीजें हैं, 2 कार्स और 1 बाइक। तो हम इसके 3 खाने बनाते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा कार, कार और बाइक। तो अब अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमें इन तीनों की टोटल प्राइस दी गई है, जो कि है 1,649,330 रुपीज। और इसी तरह से हमें कहा गया है सम ऑफ प्राइजेस ऑफ 1 कार एंड बाइक, यानी एक कार और बाइक की प्राइस का सम भी हमें दिया गया है, जो कि है 900,700 रुपीज। तो अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्राइस ऑफ अदर कार। तो ये जो दूसरी कार है हमें इसकी कीमत फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल में से अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल दें तो हमें इस कार की प्राइस का पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी कार और बाइक की प्राइस का सम दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है? हमने माइनस करना है 1,649,330 रुपीज में से 900,700 रुपीज को। तो यहाँ पर हम नीचे नंबर्स को लिखकर माइनस करेंगे 1,649,330 और इसमें से माइनस करना है 900,700 रुपीज को। तो अब इन्हें माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 9 से 1 यहाँ पर बोरो लेके आएंगे, ये बन जाएगा 13 और यहाँ रह जाएगा 8। तो 13 में से जब 7 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 8 माइनस 0 8 आ गया, 4 माइनस 0 4 आ गया, 6 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 1 में से 1 को बोरो लेंगे तो ये 16 बन जाएगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा। अब 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर आया है 748,630 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द प्राइस ऑफ अदर कार, जो दूसरी कार थी उसकी कीमत कितनी है? 748,630 रुपीज। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मारिया बॉट 96 टॉयज प्राइस्ड इक्वली फॉर 12,960 rupees. The amount of 1,015 rupees is still left with her. Find the cost of each toy and the amount she had at first. तो हमने देखना है कि अगर वो
12,960 रुपीज़ के 96 टॉयज लेती है और फिर भी उसके पास 1,015 रुपीज़ बच जाते हैं, तो हर टॉय की कितनी कीमत है और उसके पास पहले कितने पैसे थे। तो पहले हम देखते हैं कि हर टॉय की कितनी कीमत है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि हर टॉय की कीमत बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम 12,960 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 96 के साथ। तो यहाँ पर 96 का टेबल काउंट करना मुश्किल है, तो हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की शक्ल में, 12,960 डिवाइडेड बाय 96। तो अब हम इसको किसी एक सेम टेबल से कट करना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों पर टेबल जाता है 12 का। 12 8s आर 96 और इसको जब कट करेंगे तो 12 1s आर 12, फिर उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 12 8s आर 96 और फिर 0। ये कैसे हुआ, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 12 9 6 0। तो इसको जब हम कट करेंगे 12 के साथ, 12 1s आर 12 और 12 माइनस 12 0 आ गया। अब यहाँ पर हम एक स्टेप में एक नंबर को नीचे लेकर जा सकते हैं। अब 9 पर 12 का टेबल नहीं जाता, तो 12 0s आर 0 आ जाएगा। अब 9 माइनस 0 9 और अब हम 6 को नीचे लेकर जाएंगे, तो 12 8s आर 96, 96 माइनस 96 0 आ जाएगा और ये वाला 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1080। तो इस तरह से हमने इस नंबर को डिवाइड किया है, तो ये पीछे रह जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर हम 1080 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, 1080 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s आर 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और ये वाला 8 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 28। 8 3s आर 24, 28 में से 24 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो 40 बन गया। तो 8 5s आर 40 और 40 में से 40 माइनस किया तो 0, तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आता है 135 रुपीज़, यानी हर टॉय की कीमत आ गई 135 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 135 रुपीज़। अभी हमने एक आंसर निकाला है, यानी हमारे पास दो थे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एंड द अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट। तो पहले उसके पास कितने पैसे थे हमने ये देखना है। तो 12,960 के उसने टॉयज ले लिए और उसके बाद उसके पास बच गए 1,015। तो इन दोनों अमाउंट्स को अब हमने जमा करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,960 और इसमें जमा करेंगे 1,015। हमने प्लेस वैल्यूज के हिसाब से नंबर्स को लिखना है। अब इन्हें जमा करेंगे, 0 + 5 5 आ जाएगा, 6 + 1 7, 9 + 0 9, 2 + 1 3 और 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो उसके पास पहले थे 13,975 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शी हैड 13,975 रुपीज़ एट फर्स्ट। इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। And lost the first star that he ever got. He was so sad he cried. Big tears fell from his eyes as he was flying down. तो 4 को हम रखेंगे वंस वालों के नीचे और ये जो 1 है ये टेंस के साथ जाकर जमा हो जाएगा। अब टेंस वालों को जमा करते हैं। But then, how can we build houses without bricks? And we need cement for construction. And we can't cook food without coal and wood. We can't stop just like that.
एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साइज के मुतालिक बताने के लिए भी किया जा सकता है। 8, 9 और 10। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट। There is one fish in the left aquarium. We can also say that there is a single element in this aquarium. सलाम दोस्तों, मैं हूँ आइस क्यूब यानी बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा। मैं मैटर हूँ। मैं इस वक्त सॉलिड की हालत यानी स्टेट में मौजूद हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? यानी मैं मुख्तलिफ स्टेट्स या हालतों में तब्दील हो सकती हूँ। मैं अभी एक सफर पर जाने वाली हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ हालतें बदलूंगी। अपने साथ ले जाने से पहले मैं आपको मैटर की तीनों स्टेट्स की तरतीब याद दिलाना चाहती हूँ। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर हिलते रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं और थोड़ी सी हरकत कर सकते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और बहुत ज्यादा हरकत कर सकते हैं। ओहो, देखें मेरा सफर बस शुरू हो गया। फ्रिज से बाहर आकर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं मेल्ट होकर पानी बन रही हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सॉलिड्स को हरारत यानी हीट दी जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉलिड्स अपनी स्टेट्स बदलकर लिक्विड्स में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल मेल्टिंग कहलाता है। क्या आपने कुछ और चीजों को सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हुए देखा है? बर्फ का पानी में तब्दील हो जाना, मोमबत्ती का पिघलना, और आइसक्रीम का पिघलना। हाय दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। इधर मैं पिघलकर पानी का कतरा बन चुकी हूँ। आह, गर्मी! अब मैं बॉयल होने वाली हूँ। जब लिक्विड्स को हीट दी जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और तेज हो जाती है, जिसकी वजह से लिक्विड्स अपनी स्टेट बदलकर गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल बॉइलिंग कहलाता है। देखें, अब हम आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स बन गए हैं। वाव, मैं उड़ रही हूँ। क्या आपने पानी के अलावा किसी और लिक्विड को उबलते हुए देखा है? दूध का उबलना, चाय का उबलना, एक जरूरी बात सुने, लिक्विड्स को गैस में तब्दील होने के लिए हमेशा बॉईल नहीं करना पड़ता। ऐसा भी होता है कि
लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स अपने माहौल से तवानाई हासिल करके वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को हम इवैपोरेशन कहते हैं।
ये होता है कि बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होती है, जबकि इवेपोरेशन सिर्फ लिक्विड की ऊपरी सतह पर होती है। Boiling occurs in complete liquids. Evaporation occurs only on the surface of liquids. देखें, इस पानी को बॉईल नहीं किया जा रहा, फिर भी इसके मॉलिक्यूल्स गैस बनकर उड़ रहे हैं। इसीलिए ये पानी कम हो रहा है। आपको इस वीडियो में इवेपोरेशन बहुत जल्दी होती नजर आ रही है, जबकि हकीकत में इसमें काफी वक्त लग जाता है। जब आप आज घर जाएंगे तो एक प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर अपने पास रखिएगा। आप 2 दिन बाद जब इस पानी को दोबारा देखेंगे तो ये आपको कम लगेगा। आपने तो इसे बॉईल भी नहीं किया, फिर ये कम क्यों हुआ? अपने सब दोस्तों को इसकी वजह जरूर बताइएगा। तो आज आपने मेल्टिंग, बॉइलिंग और एवापोरेशन के जरिए सीखा है कि मेटल के मॉलिक्यूल्स पर हीट का क्या असर होता है। क्या आप जानते हैं कि लोहा यानी मेटल भी पिघल सकता है? मालूम करें कि वो कितने दर्जे हरारत पर पिघलता है। In this video you are going to learn what the 3 states of matter are, some examples of each state of matter, the characteristic properties of the 3 states of matter. The 3 states of matter are solid, liquid and gas. Let us look at solids. An example of a solid is your computer. The properties of solids depend on how the particles in solids are packed. In a solid, the particles are closely packed in fixed positions and cannot move anywhere. So, solids are rigid, cannot be squashed or compressed, have a fixed shape and a fixed volume. They cannot flow. Now let us look at liquids. An example of a liquid is water. Just as with solids, the properties of liquids depend on how the particles in liquids are packed. In a liquid, the particles are again closely packed, but not as closely packed as in solids. So this means the particles in liquids can move around each other. So, liquids are not rigid, but because their particles are closely packed as in solids, they cannot be squashed or compressed. They do not have a fixed shape, but they do have a fixed volume. Beware with that one, as many students think because liquids do not have a fixed shape, they do not have a fixed volume either, but they are wrong. If someone orders a pint of beer, they cannot make it 2 pints by pouring it into different containers. As you know, liquids can flow. Finally, let us look at gases. An example of a gas is helium. This is the gas in party balloons because it is less dense than air and unreactive. Again, as with solids and liquids, the properties of gases depend on how the particles in gases are packed. Unlike solids and liquids, the particles in gases are not closely packed. They're far apart. As a result, gases are not rigid and can be squashed or compressed. They do not have a fixed shape nor fixed volume. They fill the whole space they are in. Changing states of matter, effect of cooling. Hello friends, I am water vapor, the gaseous state of water. Today, we'll explore the effect of cooling or the loss of heat on the state of matter. You'll see how I'll change into different physical states due to the loss of heat. So, let's begin. It's quite late and the weather is chilly. Brr! It's so cold out here that the water vapors are losing heat and are about to turn into water droplets. Oh, the surface of this leaf is so cold. When the temperature decreases, the molecules of gas come closer to each other
and the gas turns into a liquid. This process is known as condensation. Think, where do you observe the process of condensation in your daily life? The dewdrops that you see on plants early in the morning, the water drops that you see on a cold water bottle's surface is just another example. Condensation happens all the time in nature around us. Friends, now let's explore what would happen if we go to even colder places. How about the freezer? Oh, it's so cold in here. Now, I will soon be turned into an ice cube because when the temperature decreases, the molecules of liquid come closer to each other. And the liquid turns into solid. This process is known as freezing. You must have observed freezing of liquids so many times. Can you share some examples? In colder regions, water bodies such as rivers and lakes often freeze to form ice during winters. And you all know how ice cream is kept in the freezer to ensure that it stays frozen. Look friends, I'm an ice cube now. So today we have learned about condensation and freezing. Condensation occurs when a gas changes into liquid due to loss of heat, whereas freezing takes place when a liquid changes into solid state. Do you know why coconut oil solidifies during winters, whereas mustard oil remains liquid? Find out! इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के बारे में। एलिमेंट्स का मतलब है पार्ट्स या हिस्से, यानी वो चीजें कि जिनसे मिलकर एक स्टोरी या कहानी बनती है। तो सबसे पहला एलिमेंट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स पीपल एंड एनिमल्स इन द स्टोरी। इसका मतलब होता है लोग और जानवर जो कि कहानी में होते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं उसके कैरेक्टर्स, यानी वो कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में एक कैरेक्टर है शेर या लायन और दूसरा कैरेक्टर है माउस यानी चूहा। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो उस कहानी का हिस्सा हैं और ये कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। इसी तरह से कोई सी भी दूसरी कहानी हो सकती है, जैसे कि प्यासे कौवे की कहानी, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है और वो है क्रो यानी कौवा। अब देखते हैं अगला एलिमेंट या पार्ट एक कहानी का क्या होता है। वो कहलाया जाता है सेटिंग। सेटिंग इसका क्या मतलब होता है? इट इज द प्लेस, यानी ये होती है जगह, एंड द टाइम या वक्त वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी जिस जगह वो कहानी पेश आती है। मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में जगह जो है जहां ये कहानी पेश आती है वो है एक जंगल। और इस कहानी में दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, यानी पहला वो कि जब
चूहा जो है वो शेर के ऊपर चढ़ दौड़ता है, यानी उसके ऊपर से गुजरता है तो शेर जाग जाता है। ये भी सुबह का टाइम होता है, यानी मॉर्निंग। और इसी तरह से कहानी में आगे चलकर फिर एक दिन जब शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वो वक्त भी जो है वो मॉर्निंग या सुबह का ही वक्त है। तो इस तरह से प्लेस है जंगल और टाइम है मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त। तो ये दोनों बातें जो हैं ये मिलकर बनाती हैं कहानी की सेटिंग, यानी इससे कहानी की सेटिंग का पता चलता है। या फिर अगर इस तरह से कहें कि कहानी की सेटिंग क्या है तो वो है एक जंगल, यानी यहाँ ये कहानी पेश आई, और वक्त है मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त। अब देखते हैं अगला एलिमेंट, ये कहलाया जाता है बिगिनिंग। बिगिनिंग, इससे क्या मुराद है? यानी कहानी का शुरू का हिस्सा, और इसमें क्या कुछ होता है? इट टेल्स अबाउट कैरेक्टर्स, टाइम एंड प्लेस। यानी कहानी का जो बिगिनिंग होता है, जो शुरू का हिस्सा होता है, उसमें बताया जाता है कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि शेर और चूहे की कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो है एक लायन और एक माउस। और टाइम के बारे में, यानी जैसे कि उस कहानी में टाइम जो था वो मॉर्निंग या सुबह का वक्त था। और प्लेस के बारे में, जैसे कि वो जगह जो थी वो था एक जंगल। जैसे कि कहानी के शुरू में ये बताया जाता है कि एक जंगल में सुबह के वक्त एक शेर जो है वो सो रहा था और फिर एक चूहा वहां से गुजरा। तो ये जो है ये हिस्सा है कहानी का बिगिनिंग या शुरू का हिस्सा। तो इस तरह से बिगिनिंग या शुरू के हिस्से में जंगल, मॉर्निंग, लायन और माउस के मुतालिक बताया गया, यानी कैरेक्टर्स, टाइम और प्लेस का के मुतालिक पता चला। तो ये बन गई बिगिनिंग कहानी की। अब अगला एलिमेंट या पार्ट देखते हैं स्टोरी का क्या होता है, जिससे मिलकर स्टोरी बनती है। वो कहलाया जाता है मिडिल, यानी कहानी का दरमियान का हिस्सा। इसमें क्या पता चलता है? इट शोज ऑल एक्शंस इन द स्टोरी, यानी ये हिस्सा जो है वो कहानी में जितने भी वाकयात हो रहे होते हैं, जो भी बातें हो रही होती हैं, उसके मुतालिक बताता है। यानी इसको पढ़कर पता चलता है कि कहानी में क्या क्या कुछ हुआ। मिसाल के तौर पर जिस तरह से शेर और चूहे की कहानी में जब चूहा शेर के ऊपर से चढ़ दौड़ा, यानी उसके ऊपर चढ़कर भागा, तो शेर जो है उसकी आंख खुल गई, उसने वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने चूहे को पकड़ लिया। और चूहा जो है वो बहुत डर गया और उसने शेर से मिन्नत की कि वो उसको छोड़ दे। तो बिलाखिर शेर को तरस आ गया और उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन साथ ही चूहे ने ये वादा भी किया कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो एक न एक दिन उसकी मदद करेगा। और इस बात पर शेर जो है वो काफी हंसा, क्योंकि उसको इस बात का यकीन नहीं था कि एक छोटा सा चूहा जो है वो कैसे शेर की मदद कर सकता है। तो ये जो बातें हैं सारी मुख्तलिफ वाकयात वगैरह, ये कहानी के मिडिल में आ जाएंगे, या उसका मिडिल का जो हिस्सा है वो इन वाकयात के मुतालिक होगा जो कि कहानी के दरमियान में पेश आते हैं। माफ कीजिएगा, जो कहानी के दौरान पेश आते हैं। इसी हिस्से में आगे चलकर इसी कहानी को अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि किस तरह से शेर फिर एक दिन एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो जोर से गुर्राता है और चूहा जो है उसकी आवाज़ सुन लेता है और फिर चूहा आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि शेर जो है जाल से निकल नहीं सकता। वो कोशिश तो करता है लेकिन वो जाल से निकल नहीं पा रहा होता। तो इस तरह से जो कहानी का मिडिल का हिस्सा है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी सामने आता है, यानी मुख्तलिफ एक्शंस या वाकयात तो बताए जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई प्रॉब्लम या मुश्किल जो है उसके मुतालिक भी इशारा दिया जाता है या बताया जाता है। और फिर आखिर में जो एलिमेंट है स्टोरी का या जो हिस्सा है जिसे मिलकर स्टोरी मुकम्मल होती है वो है एंडिंग, यानी स्टोरी का आखिर का हिस्सा। और एंडिंग से क्या पता चलता है? इट tells about how the problem is solved, यानी इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम या मुश्किल जो है वो किस तरह हल हो गई, उसे किस तरह से हल किया गया। मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में चूहा जो है वो अपने जो उसने वादा किया होता है उसे पूरा करता है, शेर की मदद करता है और अपने तेज दांतों की मदद से जाल को काट डालता है और शेर आजाद हो जाता है। तो ये हो गई इस कहानी की एंडिंग।
तो इस तरह से ये मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, यानी एक स्टोरी के मुख्तलिफ हिस्से जो मिलकर एक कहानी को मुकम्मल करते हैं, उसे पूरा करते हैं। ये हैं, एक मर्तबा दोहरा लेते हैं, कैरेक्टर्स यानी वो लोग या जानवर जो कहानी में होते हैं, फिर सेटिंग यानी जगह या वक्त जहाँ वो कहानी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं, और फिर इसके बाद बिगिनिंग यानी कहानी का शुरू का हिस्सा जिसमें कैरेक्टर्स या लोगों या जानवरों के मुतालिक बताया जाता है जो उस कहानी का हिस्सा होते हैं, और वक्त भी बताया जाता है और जगह भी जहाँ वो कहानी पेश आती है। और मिडिल में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो वाक़यात उस कहानी में पेश आते हैं उन्हें कहानी के दरमियान के हिस्से में बताया जाता है, और आखिर में एंडिंग जो होती है उसमें क्या बताया जाता है कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम या मुश्किल जो है उसे हल किया जाता है या वो किस तरह से हल हुई। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी या पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्नेट्स से मुतालिक। कॉग्नेट्स कॉग्नेट्स उन अल्फाज को कहते हैं जो एक से ज्यादा जबानों में इस्तेमाल होते हैं। चले हम शुरू करते हैं। जब हम पढ़ने लगेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कॉग्नेट्स की समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये लिखा है कॉग्नेट्स, COGNATES, कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जो एक से ज्यादा जबानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखिए, ये है एक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, ये क्या है? एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एक कॉग्नेट है, यानी ये अल्फाज हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी एम्बुलेंस और उर्दू में भी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस उस गाड़ी को कहा जाता है जो इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल से आपको लेने आती है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ये है एक एम्बुलेंस। इस अल्फाज को हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल करते हैं। अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर हम कागज या किताब पे कुछ भी लिखना चाह रहे हों। पेंसिल भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेंसिल को उर्दू में भी पेंसिल ही कहेंगे। पेंसिल की स्पेलिंग है PENCIL, पेंसिल। पेंसिल एक कॉग्नेट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम लफ्ज पेंसिल ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगली तस्वीर की जानिब आइए। ये है एक लैंप। लैंप जो कि रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैंप को हम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों जबानों में लैंप ही कहते हैं, इसीलिए लैंप एक कॉग्नेट है। लैंप की स्पेलिंग देखते हैं, LAMP, लैंप। लैंप, लैंप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रोशनी के लिए। आमतौर पर ये बेड के साथ रखा जाता है। लैंप भी एक कॉग्नेट है। और कॉग्नेट्स कौन से अल्फाज होते हैं? बिल्कुल ठीक, जो दो जबानों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ मजीद अल्फाज पढ़ते हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए, ये है जिप। जिप जो कपड़ों या स्वेटर्स वगैरह पे लगी होती है। जिप के लिए हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में यही लफ्ज यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लफ्ज? जिप।
स्पेलिंग क्या है? ZIP, जिप, जिप। और ये भी एक कॉग्निट है। अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये तस्वीर है एक हीटर की। हीटर की जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है कमरों को और घर को गर्म रखने के लिए। हीटर को हम उर्दू में भी हीटर ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसके लिए लफ्ज हीटर इस्तेमाल होता है। हीटर की स्पेलिंग है HEATER, हीटर। और ये भी एक कॉग्निट है। क्यों कॉग्निट है? क्योंकि इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम लफ्ज हीटर इस्तेमाल करते हैं। अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक टिश्यू बॉक्स की तस्वीर। ये है टिश्यू बॉक्स की तस्वीर। टिश्यू बॉक्स में क्या होते हैं? टिश्यू पेपर। अब टिश्यू के लिए हम इंग्लिश और उर्दू में लफ्ज टिश्यू ही यूज करते हैं। टिश्यू की क्या स्पेलिंग है? TISSUE, टिश्यू। और ये लफ्ज भी एक कॉग्निट है, यानी उर्दू और इंग्लिश में हम इसे टिश्यू ही कहते हैं। कुछ और अल्फाज सीखते हैं जो कॉग्निट्स हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए। ये है एक आइसक्रीम की तस्वीर। आइसक्रीम। आप भी मेरे साथ पढ़ें। आइसक्रीम। आइसक्रीम की क्या स्पेलिंग है? ICE, दरम्यान में एक डैश लगाएंगे और फिर CREAM, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी एक कॉग्निट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हम आइसक्रीम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम। और आइसक्रीम क्या है? एक कॉग्निट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक कॉपी। कॉपी। कॉपी पे हम लिखते हैं, यानी जब हम कुछ लिखना चाह रहे हों तो ये एक ऐसी किताब होती है जिसके सफ़े बिल्कुल साफ होते हैं और उस पे फिर हम खुद से लिखते हैं। इसे हम कॉपी कहते हैं। कॉपी की स्पेलिंग है COPY, कॉपी। कॉपी। और इंग्लिश और उर्दू दोनों जबान में कॉपी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉपी भी एक कॉग्निट है। आप भी मेरे साथ पढ़ें। ये क्या है? कॉपी। कॉपी, जो इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। ऐसे लफ्ज को हम क्या कहते हैं? कॉग्निट। कॉग्निट। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक एसी की तस्वीर। एसी यानी एयर कंडीशनर। एसी हम इंग्लिश और उर्दू दोनों अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। दोनों जबानों में एसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एसी लिखने के लिए हम कैपिटल ए, फिर दरमियान में एक नुक्ता और फिर कैपिटल सी लिखते हैं। एसी भी एक कॉग्निट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हम एसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कॉग्निट्स हम कौन से अल्फाज को कहते हैं? बिल्कुल ठीक, कॉग्निट्स वो अल्फाज होते हैं जो दो जबानों में इस्तेमाल हो रहे हों, यानी एक ही लफ्ज होता है लेकिन दो जबानों में उसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन कॉग्निट्स को दोहराइए। इसी तरह आप अपने आसपास की चीजों पे और भी ध्यान दे के सोचें कि और ऐसे कौन से कॉग्निट्स हैं जिनके बारे में आप पता कर सकते हैं।
मल्टी डिजिट मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम मल्टी डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि किस तरह से होती है। मल्टी डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें एक डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हो 32 और 4। अब 32 एक 2 डिजिट नंबर है और 4 1 डिजिट नंबर है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हम देखेंगे कि ये कौन से नंबर के बराबर आएगा। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? पहले इनकी प्लेसेस लिखेंगे। 32 में 2 की प्लेस वंस है, तो इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे ओ यानी वंस, और 3 की प्लेस टेंस है, तो इसके ऊपर लिखेंगे टी फॉर टेंस, और 4 वंस की प्लेस पे है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर पहले लिखा है यानी 32, इसे हम यहाँ पर रखेंगे 32, और इसके नीचे 4 को इस तरह से रखना है कि वंस वाले डिजिट के नीचे वंस वाला डिजिट आए और टेंस वाले के नीचे टेंस वाला, यानी 4 आ जाएगा 2 के नीचे। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, और अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? जो नंबर नीचे लिखा है उसको ऊपर वाले नंबर के सारे डिजिट्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वंस वाले डिजिट के साथ, तो ये क्या आएगा? 4 2s are 8। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है टेंस वाले डिजिट के साथ, 4 3s are 12। तो 12 के लिए 2 यहाँ पर रखेंगे और 1 को यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पर कैरी ले जाएंगे, यानी 1 यहाँ पर आएगा। और अब हम देख सकते हैं कि हंड्रेड्स की प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, तो हम 1 को एज इट इज नीचे लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं था तो 0, 4 zeros are 0, और 0 + 1 1, तो ये बन गया 128। 32 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 128। और ये जो मेथड हमने इस्तेमाल किया है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिदम। यानी ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिदम। तो इस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने नंबर्स लिए हैं 462 और 12। तो पहले इनकी प्लेसेस लिखेंगे। 462 में 2 वंस पे है, 6 टेंस पे है और 4 हंड्रेड्स पे। 12 में 2 वंस पे है और 1 टेंस पे है। अब स्टैंडर्ड एल्गोरिदम से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी जो पहले नंबर है उसे ऊपर रखेंगे 462, साथ ही इसकी प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और इसके नीचे रखना है 12 को। 2 यहाँ पर आएगा वंस वाले डिजिट के नीचे और 1 टेंस वाले डिजिट के नीचे। इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आएगा, और अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है? जो नंबर नीचे लिखा है उसके इस डिजिट को यानी वंस प्लेस वाले डिजिट को ऊपर वाले नंबर के सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को पहले वंस वाले डिजिट से करेंगे, 2 2s are 4। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस वाले डिजिट के साथ, 2 6 are 12। 2 यहाँ पर आएगा और 1 को हंड्रेड्स की प्लेस पर कैरी ले जाएंगे। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड्स वाले डिजिट के साथ, 2 4s are 8, 8 + 1 9। हमने यहाँ पर वंस वाले डिजिट को ऊपर वाले नंबर के सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने 1 को ऊपर वाले सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वंस वाले डिजिट के साथ, उसके बाद टेंस वाले के साथ और उसके बाद हंड्रेड्स वाले के साथ, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आएगा उसे इन नंबर्स के नीचे लिखेंगे, यानी दूसरी लाइन में लिखेंगे। तो अब 1 टेंस पे है, इसलिए हम नीचे वाली लाइन में टेंस से आगे नंबर्स को लिखना शुरू करेंगे। तो हम वंस वाली जगह पर 0 लिख लेते हैं और अब 1 को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 2s are 2, इसका मतलब है कि यहाँ आ जाएगा 2। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है टेंस वाले डिजिट के साथ, 1 6 are
6, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स वाले डिजिट के साथ, 1 4s are 4 और 4 को यहाँ पर रखेंगे, यानी ये प्लेस बनती है 100 से पीछे थाउजेंड्स। तो अब हमने नीचे वाले नंबर के सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये जो दो लाइंस हैं, आंसर वाली दो लाइंस, इन्हें हमने जमा करना है। तो अब इन्हें जमा करते हैं। तो 4 + 0 4, 2 + 2 4, 9 + 6 15, 5 रखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे, 4 + 1 5। तो अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो हमारा नंबर बनता है 5544। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5544 और ये हमारा आंसर है। तो इन दो नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड एल्गोरिदम की मदद से मल्टीप्लाई किया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हमने नंबर्स लिए हैं 3498 और 134। तो पहले क्या करना है, इनकी प्लेसेस लिखनी है। 3498 में 8 वंस पे है, 9 टेंस पे है, 4 हंड्रेड्स पे है और 3 थाउजेंड्स पे है। 134 में 4 वंस पे है, 3 टेंस पे है और 1 हंड्रेड्स पे है। और अब जो नंबर पहले लिखा है उसे यहाँ पर रखेंगे, 3498, साथ इसकी प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। और इसके नीचे रखना है 134 को। तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर 1। इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, और अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने 4 को ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वंस वाले डिजिट के साथ। 4 8s are 32, 2 रखेंगे और 3 कैरी ले जाएंगे। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस वाले डिजिट से। 4 9s are 36, 36 + 3 39, 9 रखेंगे और 3 कैरी ले जाएंगे। 4 4s are 16, 16 + 3 19, 9 रखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। 4 3s are 12, 12 + 1 13 और आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 13 को यहाँ पर पूरा लिख देंगे। यानी अब ये जो 1 है ये आ गया है 10,000 की प्लेस पे। अब इसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 को हम ऊपर वाले सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वंस वाले डिजिट से। तो 3 चूंकि टेंस पे है और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर्स आएंगे उन्हें यहाँ पर नीचे लिखेंगे। 3 टेंस पे है तो हम वंस वाली जगह पर 0 रख देंगे, क्योंकि हमने टेंस से डिजिट्स को लिखना शुरू करना है। यानी आपने ये याद रखना है कि आप अगर एक लाइन नीचे गए हैं तो एक 0 आएगा, अगर 2 लाइंस नीचे जाएंगे तो 2 zeros आएंगे। अब 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 8s are 24, 4 रखेंगे और 2 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर टेंस वाली जगह पे। अब 3 को टेंस वाले डिजिट से करेंगे। 3 9s are 27, 27 + 2 29, 9 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 3 4s are 12, 12 + 2 14, 4 रखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3s are 9 + 1 10, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1। तो ये वाला 1 चला गया है 100,000 की प्लेस पे। अब इसके बाद हमने 1 को ऊपर वाले सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 1 हंड्रेड्स पे है तो हमने अब तीसरी लाइन पर जाना है और यहाँ पर वंस और टेंस की जगह पर जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि अब हम हंड्रेड्स की प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। और ये भी है कि हम तीसरी लाइन पर हैं तो यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है वंस वाले से। 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 4s are 4 और 1 3s are 3। तो ये हमने 1 को भी
सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो हमारे पास 3 लाइंस हैं, इन तीनों को जमा करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो 2 + 0 + 0 2, 9 + 4 13 + 0 13, 3 लिखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। 9 + 9 18 + 8 26 + 1 27, 7 आ गया और 2 कैरी ले गए। 3 + 4 7, 7 + 9 16 + 2 18, 8 और 1 कैरी आ गया। 1 + 0 + 4 5 + 1 6 और 1 + 3 4। तो अब कॉमास लगाते हैं यहाँ पर 3 डिजिट्स छोड़कर, तो ये बनता है, पहला कॉमा 1000 होता है, तो ये है 468,732। तो हमारा आंसर है 468,732। तो ये हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया स्टैंडर्ड एल्गोरिदम की मदद से। तो आज हमने पढ़ा मल्टी डिजिट मल्टीप्लिकेशन। आज का टॉपिक है बरकी रास्ता और इसके इज्जा, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। बरकी रो के बहाव का रास्ता बरकी रास्ता कहलाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बरकी रो के बहाव को तार के जरिए बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहते हुए दिखाया गया है। जोड़ने वाली तारें, बल्ब, स्विचेस, बैटरी वगैरह बरकी रास्ता यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के इज्जा कहलाते हैं। बरकी रो को बहने के लिए बंद बरकी रास्ता की ज़रूरत होती है। बरकी रो जब किसी बल्ब जैसे बरकी आला से गुजरती है तो वो रोशन हो जाता है। बल्ब से गुजरने के बाद बरकी रो बैटरी के दूसरे मनफी सिरे से दाखिल होती है। बिजली और मकनातीसियत यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तमाम मादी अशिया बहुत ही छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हैं, जिन्हें जवाहर या एटम्स कहा जाता है। जौहर या एटम मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है। दी गई शक्ल जवाहर यानी एटम की साख्त को बयान कर रही है कि प्रोटॉन्स पर मस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जौहर के मरकज़ी हिस्सा यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर मनफी चार्ज होता है और ये मरकज़ा के गिर्द मुख्तलिफ रास्तों पर गर्दिश करते हैं। ये रास्ते मदार यानी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट की। कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर से बनी हुई अशिया के मवाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम तक हरकत कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का बहाव एक सिमत में करने के लिए एक कुव्वत की ज़रूरत होती है। ये कुव्वत एक बैटरी के ज़रिए मुहैया की जाती है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट या बिजली कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैटरी के सिरों को एक धाती तार के ज़रिए जोड़ने से तार में बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट का बहाव बनता है, जो कि बल्ब को रोशन कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी रो को मापने वाला आला एमीटर कहलाता है। बरकी मकनातीस और इसके इस्तेमालात यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड देयर यूजेस। बरकी रो और मकनातीसियत में गहरा ताल्लुक है। बरकी मकनातीस एक आर्जी मकनातीस होता है। ये इस वक्त तक मकनातीस रहता है जब तक इसमें से बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजरती रहती है। जब बरकी रो का स्विच बंद यानी ऑफ कर दिया जाता है तो ये अपनी मकनातीसी खसूसियत खो देता है। अब बात करते हैं बरकी मकनातीस के इस्तेमाल की। बरकी मकनातीस लोहा, निकल और कोबाल्ट से बनी अशिया को अपनी जानिब खींच लेते हैं।
हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरकी मकनातीस के बेशुमार इस्तेमाल हैं। मसलन मकनातीसी ताले, सर्किट ब्रेकर्स और लाउड स्पीकर्स वगैरह। अब बात करेंगे मकनातीसी क्रेन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन की। बरकी मकनातीसी क्रेन में एक ताकतवर बरकी मकनातीस भारी कबाड़ को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बरकी घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल की। बरकी घंटी में भी मकनातीस इस्तेमाल होता है। जब बरकी घंटी का स्विच ऑन किया जाता है तो सुलाख के गिर्द लिपटे लच्छे में करंट बहना शुरू हो जाता है जो मकनातीस बन जाता है और लचकदार लोहे की छड़ी यानी आयरन स्ट्रिप जो आर्मेचर कहलाती है को अपनी तरफ खींच लेता है। यूं आर्मेचर से जुड़ा हथौड़ा बेल के गोंग से टकराता है और आवाज पैदा होती है। अब बात करेंगे मकनातीसी कुतबनुमा यानी मैग्नेटिक कंपस की। कुतबनुमा एक ऐसा आला है जो आज़ाद लटकी हुई मकनातीसी सुई यानी मैग्नेटिक निडल पर मुश्तमिल होता है। इस सुई का रुख हमेशा शुमाल और जनूब की जानिब होता है। मकनातीसी कुतबनुमा किबला का रुख मालूम करने और जहाज रानी में सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यूज़ और इसके इस्तेमालात यानी फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस। फ्यूज़ एक हिफाजती आला है जिसे बरकी रो के रास्ते में लगाया जाता है। ये एक पतली सी धाती तार होती है जिसमें से बरकी रो की एक मखसूस मिकदार गुजर सकती है। अगर बरकी रो की मिकदार मखसूस हद से भर जाए तो फ्यूज़ की तार पिघल जाती है और बरकी रास्ता मुनक़ता यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है। इस तरह फ्यूज़ हमारे बरकी आलात को नुकसान पहुंचने से महफूज रखता है। बरकी रो की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो एक फ्यूज़ गुजरने देता है इसकी रेटिंग कहलाती है। आजकल फ्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जामिद बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के हसूल या अखराज से जब कोई शय चार्ज शुदा यानी चार्ज हो जाती है तो इस चार्ज को हम जामिद बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जामिद का मतलब है साकिन, इसलिए जामिद बिजली से मुराद किसी जिस्म पर चार्ज का साकिन हालत में होना है। ये बात भी दिलचस्प है कि एक जैसे चार्ज रखने वाले इज्साम एक दूसरे को दफ़ा यानी दूर करते हैं, जबकि मुखालिफ चार्ज रखने वाले इज्साम एक दूसरे को कशिश यानी करीब करते हैं। बिजली के स्विचेस को भी नंगे पाँव या गीले हाथों से हरगिज़ नहीं छूना चाहिए। अब बात करते हैं आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग की। आसमानी बिजली का चमकना साकिन चार्ज के ख़त्म होने यानी डिस्चार्ज होने की मिसाल है। जब बादलों के टुकड़े अपनी हरकत के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं तो इन पर साकिन चार्ज पैदा होता है। बार बार टकराने पर यह चार्ज बढ़ता जाता है, फिर एक चिंगारी पैदा होती है और गरजदार आवाज पैदा होती है। क्या आपने भी क्रैकलिंग की आवाज सुनी? आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं जैसे मुझे करंट लग गया है। फिक्र ना करें, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्या आप जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन ऑब्जेक्ट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं जबकि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव नहीं कर सकते।
तो जब ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रब होते हैं, जिनमें से एक कंडक्टर हो और दूसरा इंसुलेटर, तो फ्रिक्शन की वजह से कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल करके उससे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है। फिर कोई दूसरा कंडक्टर इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर से टकराता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें दाखिल होने लगते हैं। इसकी वजह से एक हल्का सा शॉक पैदा होता है, जिसे हम बर्क के सुकूनी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टेप 1, टेक अ बलून। स्टेप 2, rub it with your hair for 10 to 12 seconds. Step 3, what happened to your hair? दरअसल होता ये है कि जब बलून को हेयर के साथ रब किया जाता है, तो हमारे हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बलून पे चले जाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि हमारे हेयर पॉजिटिवली चार्ज रह जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हेयर थोड़ी देर के लिए बलून्स के साथ चिपक जाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको दिलचस्प लग रही होगी ना, जबकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। आसमान में चमकने वाली बिजली का किसी पर गिरना भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक पावरफुल एग्जांपल है। पता लगाएं कि ये कैसे होता है। How is lightning an example of static electricity? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल के बारे में, यानी कि प्लांट के सेल की साख्त के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि उनका बेसिक यूनिट क्या है, तो उनका बेसिक यूनिट है सेल, यानी कि वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। इसका मतलब है कि प्लांट की जो बॉडी है उसमें ढेर सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सेल की शेप किस तरह से होती है, अगर हम उसकी बात करें तो सेल की जो शेप होती है वो इस तरह से हमें नज़र आती है, यानी कि इस तरह से ढेर सारे सेल्स जो हैं वो इसके प्लांट की बॉडी में मौजूद होंगे और प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अब अगर हम इस सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी साख्त में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि यह हमारे सामने डायग्राम है सेल की। अब इस सेल में सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी शेप की कि इसकी शेप क्या है, तो इसकी शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप का क्या मतलब है? मैथ्स में रेक्टेंगल शेप वो होती है जिसकी दो साइड्स की लंबाई जो है वो कम होती है और बाकी जो उसकी दो साइड्स होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो दो साइड्स हैं इनकी लंबाई कम है और ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है जहाँ पे हमारा कर्सर है इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो प्लांट सेल की शेप शक्ल क्या है? रेक्टेंगुलर है। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बाउंड्री मौजूद है। ये क्या है? ये बाउंड्री जो है अगर हम इसकी बात करें इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल वॉल, यानी कि ये क्या है? ये है सेल वॉल। और सेल वॉल जो है ये
सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यानी कि ये जो है ये सेल वॉल है। और इसका काम क्या होता है, ये जो प्लांट के सेल की शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, उसकी जो शक्ल है उसको मेंटेन रखती है, यानी कि इसको बरकरार रखती है सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है अगर हम बात करें कि किससे मिलकर बनी होती है, तो ये मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। यानी कि सेलुलोज जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलते हैं और उनके मिलने से क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। इसी तरह से सेल वॉल के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक और इसके अंदर आपको लाइन सी नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो बाउंड्री है, अगर हम इसकी बात करें कि इसे क्या कहते हैं, तो ये है मेम्ब्रेन। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये सेकंड वाली क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है कि ये एक थिन कवरिंग मुहैया करती है। थिन कवरिंग कहते हैं एक पतली सी कवरिंग होती है जो कि सेल में मौजूद होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स की मूवमेंट को, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि अंदर या बाहर जाएगी उसकी हरकत को, उसकी मूवमेंट को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें कि ये कोई हमारे पास मटेरियल है, कोई चीज़ है जिसने सेल के कहाँ जाना है, अंदर जाना है, या फिर अगर हम कहें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसने सेल से बाहर आना है यहाँ पे, तो बाहर आने के लिए यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करेगा, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये जो दो बाउंड्रीज हैं जो कि सेल में मौजूद हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर अगर हम देखें तो ये जो आपको वाइट रंग नजर आ रहा है, ये क्या है, इसे कहते हैं कि ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये जेली की तरह का सब्सटेंस होता है। जिस तरह से जेली हम खाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, पानी से ज़रा थिक होती है। बिल्कुल उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है ये भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, लेकिन वाटर की जो परसेंटेज है, पानी की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, 70% इसके अंदर वाटर होता है। तो यहाँ पे वाटर जो है हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और ये जेली की तरह का होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये है वैक्यूल। इसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है अगर हम इसके काम की बात करें कि ये वैक्यूल जो है करता क्या है, तो हम इसे कहते हैं वैक्यूल क्या है, वैक्यूल स्टोरेज एरिया है। स्टोरेज एरिया का क्या मतलब है कि ये स्टोर करता है चीज़ों को। और स्टोर किस किस चीज़ को करता है, ये स्टोर करता है पानी को और फूड को। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो भी पानी होगा और वाटर होगा और जो खुराक होगी वो इस वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये वैक्यूल जो है प्लांट के सेल में क्या होता है, एक ही है यानी कि सिंगल होता है, और लार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये वाला जो सर्कल नज़र आ रहा है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह, जिस तरह हमारे जिस्म में हमारा दिमाग होता है जो कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे काम हैं, इनको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा दिमाग बताता है कि ये हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी है कि हमने हाथ पीछे किया है उसे किसने कंट्रोल किया है, उसे दिमाग ने कंट्रोल किया है। बिल्कुल उसी तरह से प्लांट का जो सेल है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस होता है जो कि किस शेप का होता है, स्मॉल होता है, राउंड होता है यानी कि गोल होता है, और ओवल होता है। ओवल कहते हैं बेजवी शेप को, जिस तरह से अंडे की शक्ल होती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, हम इसे कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को, जितने भी काम हो रहे होते हैं कि कौन सा मटीरियल जो है इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर आएगा, ये एक्टिविटी है जिसे कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या चीज़ मौजूद होती है, यहाँ पे मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये हेरिडिटी मटीरियल हैं। हेरिडिटी मटीरियल का क्या मतलब है, हेरिडिटी मटीरियल कहते हैं विरासती मादे को।
जिस तरह से हम अपनी अगर हम बात करें तो हमारी जो आइज़ हैं अगर हम उनकी बात करें वो क्या होती हैं, जिस तरह से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, उनकी तरह की चीज़ें हम लोगों ने हमारे अंदर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पेरेंट प्लांट होता है उसी तरीके से जो न्यू प्लांट होता है उसके अंदर भी उसके पेरेंट की जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये किस वजह से होती है? क्योंकि उनके अंदर वरासती मादा मौजूद होता है, हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है, जो कि किस शक्ल में होता है? क्रोमोसोम्स की शक्ल में। और वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? आपको ब्लू कलर की जो है ये आपको दो नज़र आ रही हैं। ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कि ये हैं पावर हाउस। यानी कि पावर हाउस का क्या मतलब है? पावर हाउस का मतलब है कि यहाँ पे पावर जनरेट होती है, पावर पैदा होती है, ताकत बनती है। ताकत किस वजह से होती है? ताकत जो है वो एनर्जी की वजह से होती है। तो ये क्या कहते हैं हम इन्हें कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी क्योंकि क्यों ज़रूरत होती है? जो भी एक्टिविटी सेल में होगी उसको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें कि हम चलते हैं फिरते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है और फिर हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर ये जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, मटीरियल्स अंदर या बाहर आ रहे हैं, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी बनती कहाँ पर है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दो क्या हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम शेप की बात करें तो ये यानी कि इनकी शक्ल कैसी होती है? ये स्फेरिकल होते हैं यानी कि थोड़े गोल होते हैं, या फिर ये रॉड लाइक होते हैं। रॉड लाइक का क्या मतलब है? रॉड लाइक जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि थोड़े लंबे होते हैं, तो ये क्या है? ये